जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे, घर परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे, सब कुशल होंगे। देखिए, ऐसे केस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जिनमें जो अपराधी है, अपराधी भी मिल गया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, और जो उसने अपराध किया है उसके सबूत भी मिल गए। ऐसे केसों में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा जांच पड़ताल की भी आवश्यकता नहीं होती है, और उनको अमूमन सज़ा हो जाती है। आफताब भी यही कह रहा है, उसने कत्ल किया है, उसने लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंके हैं। किस चीज़ से मारा है, क्यों मारा है, कब मारा है, कहाँ कहाँ उसके टुकड़ों को फेंका है, वह सब बता रहा है। सब कुछ तो वह बता रहा है। अब समस्या कहाँ रह जाती है? उसको सज़ा हो जानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की बेचैनी और परेशानी बढ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से आफताब सारी घटनाओं को बता रहा है, हर प्रश्न के जवाब दे रहा है, उसे न तो पीटने की ज़रूरत है, न ही धमकाने की ज़रूरत है। वो उसने कब क्या किया, कैसे उसने सबूतों को मिटाया, उसने किस प्रकार से लाश के टुकड़े किए, कहाँ कहाँ उसने फेंके, कहाँ कहाँ से उसने सामान खरीदा, कब खाया, कब पिया, वह तोते की तरह एक एक बात को बता रहा है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वह बता रहा है, इससे दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ जाती है। और सही मायने में दिल्ली पुलिस की परेशानी यहीं से शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफताब के केस की। आफताब ने जो कहा, जैसा जैसा उसने कहा, जो बताया, हम उसकी जुबानी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इस क्राइम हिस्ट्री को बताने का उद्देश्य रीगल भारत का यह है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो माँ बाप हैं, इससे कुछ प्रेरणा लें, कुछ समझें, और भविष्य में कोई ऐसी नौबत ना आए कि श्रद्धा बन करके किसी को टुकड़े टुकड़ों में बिखरना पड़े, या माँ बाप को अपने कलेजे के टुकड़े को खोना पड़े। वह कहता है कि 18 मई को मैंने कत्ल किया और 20 दिन तक मैंने सारे सबूत मिटाए। इस 20 दिनों के भीतर, इस 20 दिन में मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया, मैंने क्या खाया, वो सब कुछ बताता है। सब इस वीडियो में जानेंगे, और साथ में यह भी जानेंगे कि वो कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से श्रद्धा जैसी लड़कियों के टुकड़े हो जाते हैं, और वो कौन से पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को अपना करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। उसने यानी आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने जो श्रद्धा के लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, वो कहाँ फेंके, किस जंगल में फेंके। पुलिस जाती है, वहां पर खोज करती है। अब उससे पुलिस ने कौन कौन से प्रश्न किए, उसने क्या क्या बताया, इसके बारे में उसकी ही जुबानी जानते हैं। पहला प्रश्न यह था कि तुमने श्रद्धा को कब मारा। वह 18 मई दिन बुधवार का बताता है। हमने भी जब कैलेंडर चेक किया तो 18 मई का दिन बुधवार ही था, यानी कि यहीं पर निश्चित हो जाता है कि आफताब जो भी बता रहा है वह सच बता रहा है। आगे वह बताता है कि रात का वक्त था, एग्जैक्ट टाइम उसे याद नहीं है। कहता है कि सूरज डूब चुका था। किसी बात को लेकर के हमारी कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ता रहा। यह विवाद विवाह को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो गया। विवाद बढ़ता रहा और हमारे बीच हाथापाई शुरू हो गई। आफताब बताता है कि गुस्से में मैंने श्रद्धा को धक्का दिया और श्रद्धा ने भी मुझे धक्का दिया। अब हमारी हाथापाई हो रही है। मैं हाथापाई में उसके हाथ पैर खींच रहा हूं। श्रद्धा जमीन पर नीचे गिर जाती है। इस बीच मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और मैं श्रद्धा की छाती पर बैठ गया। दोनों हाथों से कसकर उसका गला दबाने लगा। श्रद्धा छटपटाती रही। कुछ समय बाद उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ढीले पड़ गए। वह बताता है कि मुझे लगा कि श्रद्धा बेहोश हो गई है, लेकिन जब वह चेक करता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। नब्ज देखता है, नब्ज भी नहीं चल रही है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि श्रद्धा
मर चुकी है। वह बताता है, वह खुद बताता है, उसे इस बात का अफसोस भी नहीं है। अब कत्ल हो चुका था। अब उसे यह डर सताया कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। अब वह इस कत्ल को छिपाना चाहता है। अब वह इसके बारे में सोच रहा है, आराम से तसल्ली पूर्वक वह सोचता है। अब वह सोचता है कहाँ कहाँ से परेशानी हो सकती है। उसके जो दोस्त हैं वो दोस्त आने का डर है, लेकिन जो दोस्त इक्का दुक्का दोस्त हैं जो आते हैं वह पहले कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, यदि घर पर है तो आते हैं। अब उसको किसी दोस्त के आने का भी डर नहीं था। श्रद्धा के घर वालों के आने का भी उसे डर नहीं था, उसे टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद से श्रद्धा की अपने घर वालों से बातचीत बंद हो रखी है। 2 वर्ष हो चुके हैं, उनकी कोई बात नहीं होती है, तो उसे ये टेंशन नहीं है कि श्रद्धा के घर वाले भी उसको खोजते हुए आएंगे। उसके खुद के घर वाले, उनसे भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी टेंशन उसको यह है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, वहाँ के पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि वह जानता है कि लाश ज़्यादा दिन तक रहेगी तो वह सड़ने लगेगी और फिर बदबू आने लगेगी। उसको लाश को ठिकाने लगाना है। इसके बाद वो क्या करता है, श्रद्धा की लाश को घसीट के बाथरूम में ले जाता है और उसको वहाँ पर रख देता है, क्योंकि जहाँ पर कत्ल हुआ है वहीं पर वो सोते भी हैं और वहीं पर उसको सोना भी है। अब इस बीच उसको भूख लगती है, वह खाना ऑर्डर करता है। खाने के बिल भी मिले हैं और वह इतना शातिर है कि वह 1 का नहीं 2 का खाना ऑर्डर करता है। चाय भी पीनी होती है तो वो 2 ही मंगाता है। वह तसल्ली से खाना खाता है। खाना खाकर तसल्ली से वह सो जाता है। अगली सुबह वह कपड़े बदलता है, नहाता नहीं है, क्योंकि बाथरूम में श्रद्धा की लाश पड़ी है, और कुछ पैसे लेता है और लोकल मार्केट जाता है। वहाँ से वह, उसको पता है कि श्रद्धा किस कदकाठी की है। वह जो श्रद्धा जिस फ्रिज में फिट हो जाए ऐसा फ्रिज खरीदता है। एक 300 लीटर का डीप फ्रिज खरीदता है, उसे रिक्शे वाले को देता है और दोपहर का समय बताता है, क्योंकि रिक्शे वाले से पहले उसे घर पर पहुंचना भी है। अब इस बीच में वह एक दुकान पर पहुंचता है। वहां से वह एक आरी खरीदता है, जिस आरी से उसे लाश के टुकड़े करने हैं, और एक दुकान से काली पॉलीथीन खरीदता है। और रिक्शे वाले से पहले वह घर पहुंच जाता है। और रिक्शे वाले को जो फ्रिज लेकर के आए हैं उन्हें अंदर नहीं आने देता है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन गेट पर ही उनको टिप देता है, पैसे देता है और उन्हें वहाँ से भेज देता है। भाई फ्रिज में कुछ ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, प्लग लगाना है और नॉर्मली चालू हो जाता है। अब वह फ्रिज को चालू करता है, प्लग लगाता है और उसे चेक करने के लिए उसमें पानी की बोतलें रखता है। उसके घर में एक पात्र में, बर्तन में दूध था, वह दूध को भी उसमें रख देता है और उसको फुल कूलिंग पर कर देता है। अब शाम को वह आरी से, शाम के समय में, अगले दिन वह शाम को आरी से श्रद्धा के टुकड़े करने शुरू करता है। वह बताता है कि आरी से टुकड़े करना बड़ा मुश्किल था। वह ज़्यादा टुकड़े नहीं कर पाता है, 2-3 घंटे वह टुकड़े करता है और उनके पैकेट बनाता है और फ्रीजर में रखता है जहां पर आइस जमती है। बाकी टुकड़ों को वो नीचे रखता है और समय रहते हुए हर 2 घंटे में अपने समय अनुसार उनको बदलता रहता है। जो फ्रीजर में है उन्हें निकाल कर नीचे रखता है और फिर उनको ऊपर रखता है, ताकि टेम्परेचर से वे जमे रहें। 2-3 घंटे श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता है। उसके बाद श्रद्धा को फिर खींच करके, तोड़ मरोड़ करके उस फ्रिज में वो रख देता है और जो ट्रे वगैरह लगी हुई थी उनको पहले वो निकाल लेता है, ताकि उसकी बॉडी उसमें फिट हो जाए। इसके बाद उसने तसल्ली से बाथरूम को धोया। वह बाकायदा एसिड लेकर के आता है, वह सल्फर क्लोरिक अम्ल लेकर के आता है। यह अमूमन दाग धब्बों को छुटाने के लिए यूज होता है। वह बाथरूम को अच्छे प्रकार से धोता है। अब वह पहली बार 21 मई रात को पहली बार कुछ पैकेट जो लाश के उसने किए हैं पिट्ठू बैग में, जो स्कूल लेकर के जाते हैं, उसमें रखता है और वह समय चुनता है रात का 1:30-2 बजे के बीच का, क्योंकि इस समय पर सभी गहरी नींद में सोए हुए होते हैं
और वह जगह चुनता है मेहरौली का जंगल। अब वह जंगल में खुद डरा हुआ भी है, अंदर तक नहीं जाता है, थोड़ा अंदर जाता है और वह वहाँ पर बैग से पीस निकालता है और फेंक देता है। गर्मी का मौसम है, ज़्यादा लंबे समय तक रह भी नहीं सकते और जंगल में जानवर भी। वह 22 की तारीख में घर पर ही रहा। अब उसका क्रम यही चल जाता है। उसके बाद वह रेकी करता है कि उस रास्ते पर कोई पीसीआर, कोई पुलिस वाले आते जाते नहीं हैं, गश्त तो नहीं लगाते हैं। अब वह यह क्रम जारी करता है। उसे कोई नहीं देखता है, कोई नहीं रोकता है, नहीं पुलिस वाले उससे टकराते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसे विश्वास हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वह बताता है कि उसने श्रद्धा के 35 से कोई 38 टुकड़े किए। वह पहचान भी छिपाने चाहता है। वह बताता है कि उसने पहचान छिपाने के लिए श्रद्धा के जो सिर था, जो खोपड़ी थी, उसको जलाने की, जंगल में जाकर के जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जलता नहीं है। उसे जमीन में रगड़ के उसे फेंक देता है जानवरों के लिए कि जानवर खा लेंगे। हालांकि पुलिस को जबड़ा और कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं, इनकी जांच अभी होनी बाकी है। यह इतना बेखौफ है बंदा कि अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर आदि आदि चीजें खरीदता है, नियमित रूप से रूम फ्रेशनर यूज करता है, अगरबत्ती वगैरह लगाता है ताकि स्मेल ना आए। और यह ध्यान रखता है कि इस बीच में कि कब जहाँ पर आइस जमती है वहाँ पीसों को निकाल करके दूसरे रखने हैं, उनको अदला बदली भी करता रहता है। अब यह इस बीच में नेट पर खबर देखता है। आजकल मोबाइल में सब कुछ दिख जाता है। वह न्यूज़ वगैरह देखता है कि कहीं कोई आसपास किसी के लाश के टुकड़े मिलने की कोई खबर तो नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है। तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अब इसने लगभग एग्जिट तो नहीं पता है इसको भी, 5 या 6 जून को घर को पूरी तरह से साफ किया, एसिड से धोया। इसे पता है फोरेंसिक जांच क्या होती है, नमूने कहाँ से लिए जा सकते हैं। इसने अपनी बेडशीट, कपड़े, दीवारें, फर्श सभी को कई कई बार धोया और बाथरूम को भी धोया। जब लाश को काटा गया तो खून भी निकलना था, तो ये पानी को चला के रखता था ताकि पानी कहीं वह खून रुके ना, लोगों को पता ना चले। ये सिगरेट पीता, बियर पीता, नशा करता, इसको कोई खौफ नहीं था, किसी प्रकार का डर नहीं था और न ही किसी प्रकार का कोई अफसोस कि जो श्रद्धा के दोस्त हैं, जो ये सक्रिय रहती थी, उनको रिप्लाई करती थी, कहीं उन्हें ना पता चल जाए। तो इस बीच वह श्रद्धा के सारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको यूज करता है और सबका श्रद्धा बन करके रिप्लाई भी करता रहता है। यह जुलाई तक ये सब करता रहा। उसके बाद में इसने श्रद्धा के रिप्लाई करने बंद कर दिए। उसके बाद ये महाराष्ट्र अपने घर जाता है, वहीं पर श्रद्धा के फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस हिम्मत देखिए इसकी, वापस उसी घर में आकर के रहने लगता है। और बताता है कि उसी बीच जब घर में लाश थी तो एक डेटिंग ऐप है उस पर ये सक्रिय रहता था। एक दिल्ली की लड़की से इसकी मित्रता हुई, वो है घर पर बुलाता है मिलने के लिए उसे। हिम्मत देखिए इसकी, इसको डर नहीं है। वह उसे घर पर मिलाता है, मिलते हैं, 2-3 घंटे वहां पर रहते हैं। अब श्रद्धा के एक दोस्त ने, जिसको श्रद्धा ने ही अपने भाई का फ़ोन नंबर दिया था, वह उसके भाई पर फ़ोन करता है जब उसको कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। अब भाई बाप को बताता है और बाप फिर रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराते हैं, तब ये मामला सामने आता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार आफताब ड्रग्स लेता था, बेचता भी था और इसकी गैर मौजूदगी में शायद ये बताया गया है कि श्रद्धा भी ऐसा करती थी। जहाँ जहाँ पर वह जगह बताता है पुलिस वहाँ जाती है और सबूत इकट्ठा कर रही है। जो पुलिस वालों को कुछ हड्डियाँ और जबड़े मिले हैं, इनकी फोरेंसिक जांच होगी। उसके बाद में श्रद्धा के घर वालों से डीएनए सैंपल लिया जाएगा और जो मिलान हो जाएगा तो फिर पक्का ये हो जाएगा कि श्रद्धा की वह पीस हैं, श्रद्धा को इसने मारा है। और उम्मीद है कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रश्न एक यह है और बड़ा गंभीर है कि आखिर हमारी बहन बेटियां क्यों श्रद्धा बनना चाहती हैं, क्यों वो अपने आप को बैगों में पैक कराने के लिए कदम उठाती हैं। ऐसे कदम क्यों उठाती हैं? घर वालों के खिलाफ जाकर के। यहाँ देखिए, घर वालों से श्रद्धा की मुंह भाषा हुई है या किसी वजह से वे आपस में बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं शक जाता है कि श्रद्धा के घर वालों को मालूम था कि श्रद्धा का अफेयर ठीक नहीं है,
मुस्लिम लड़का है, ठीक नहीं होगा, लेकिन वह नहीं मानती है तो वो बातें करना बंद कर देते हैं। दूसरा, आज बच्चों को यह कोई बताने वाला नहीं है कि माता पिता की इज्जत क्या होती है, क्या मान सम्मान होता है। बराबरी के चक्कर में ये मॉडर्न जो चला हुआ है, मॉडर्न बनने का जो भूत सवार है, और बराबरी के चक्कर में हम आज यह भूल बैठे हैं कि लड़का और लड़की एक समान कैसे हो सकते हैं। लड़कियां फूल होती हैं, लड़के कांटे होते हैं। फूलों की रक्षा के लिए कांटे जरूरी होते हैं, और ये कांटों का कार्य हमारा परिवार करता है। और एक चीज भी ध्यान रखना कि जो पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ते हैं, उन पर नित नए फूल खिला करते हैं। हमारी जड़ें हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन सभ्यता है। आज मॉडर्न बनने के चक्कर में ना तो माँ बाप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जानते हैं, और ना ही उन बच्चों को बताने वाला कोई है। बच्चों को भी नहीं पता होता है कि क्या इज्जत आबरू होती है माता पिता की। और सबसे बड़ी बात, लिस्ट बहुत बड़ी है, ऐसे केस बहुत हैं। अपवाद स्वरूप कुछ ही ऐसे केस हैं जिनमें लड़का हिंदू है। 98-99% मुस्लिम ही लड़के होते हैं। मार पिटाई करना, तलाक दे देना, कभी बैग में पैक कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, जिंदा जला देना, और ये खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं, प्रचारित होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहन बेटियां इन खबरों को नहीं पढ़ती हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों बहन बेटियों को आंखें नहीं होती हैं। सिर्फ बच्चों की ही गलती नहीं है, माता पिताओं की भी गलती इसमें होती है कि हमारे पास में वो शिक्षा ही नहीं है, अच्छे संस्कार, पारिवारिक मान सम्मान उनको बता सकें। देखिए, आज की जो हमने क्राइम हिस्ट्री बताई है रीगल भारत पर, इसमें इसे बताने का उद्देश्य यही है कि जो भी देख रहे हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, जो भी हैं, ऐसी घटनाओं से सबक लें और अपने बच्चों पर भी नजर रखें। और बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोई कदम ना उठाएं जो परिवार के खिलाफ जाकर के कुछ आपको करना पड़े, कोई अहित हो जाए। तो सावधान रहिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, लेकिन आंख और कान खुले रखिए, आसपास नजर रखिए, अपने बच्चों पर भी नजर रखिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, जय हिंद।